वो बात चल रही थी प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री कि प्रारंभिक डिग्री क्या है और अंतिम डिग्री क्या है, और किसी भी वाद में कितनी प्रारंभिक डिग्री पारित की जा सकती है और कितनी अंतिम डिग्री। तो आपसे शंकर वर्सेस चंद्रकांत इस मुकदमे का उल्लेख करते हुए बताया गया था कि आज की तिथि पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने यह डिक्लेयर किया है कि एक ही वाद में एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां और एक से अधिक अंतिम डिग्रियां पारित की जा सकती हैं। हालांकि फूलचंद वर्सेस गोपाल लाल इस मुकदमे में उन्होंने पहले निर्धारित किया था कि एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां विभाजन के मुकदमों में पारित की जा सकेंगी, और अंतिम डिग्री के बारे में उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था। लेकिन शंकर वर्सेस चंद्रकांत, it is a decision given by the Supreme Court in which they have said that there is no express provision in the CPC that you cannot pass more than one preliminary degree and more than one final degree in a civil suit, and if there is no clear cut restriction then you can do that. आप वैसा कर सकते हैं और आप एक से अधिक प्रारंभिक डिग्री और एक से अधिक अंतिम डिग्री पास कर सकते हैं। आपसे इस पर भी चर्चा हुई कि प्रारंभिक डिग्री कहते किसको है, तो कहा कि जब वाद में के किसी एक प्रश्न का या एक से अधिक प्रश्नों का निर्धारण न्यायालय द्वारा किया जाए किंतु सभी प्रश्नों का निर्धारण न किया जाए। न्यायालय सभी प्रश्नों का निर्धारण करे, इसके लिए स्वयं को समर्थ और सक्षम बनाने के लिए जब वो कई बार प्रारंभिक कुछ मुद्दों पर अपना न्याय निर्णयन देता है और उसके बाद वाद में उठने वाले सभी प्रश्नों को अंतिम रूप से अवधारित करने के लिए कुछ क्षण रुककर, कुछ समय रुककर, कुछ क्षण तो नहीं कहना चाहिए, कुछ समय रुककर उस प्रारंभिक तौर पर दिए गए निष्कर्ष के मुताबिक, उसके अनुसार वाद में के सभी प्रश्नों का अंतिम अवधारण करता है, तो इसे अंतिम डिग्री कहा जाता है। किसी भी वाद में एक प्रारंभिक डिग्री, एक अंतिम डिग्री, एक से अधिक प्रारंभिक डिग्रियां और एक से अधिक अंतिम डिग्रियां ये पारित हो सकती है। और डिग्री ऐसी भी हो सकती है कि जो अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो। डिग्री ये आदेश देती है, सूट काय के लिए? सूट है अचल संपत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए, यानी रिकवरी ऑफ पोजेशन, जो कि इमूवेबल प्रॉपर्टी का आपको प्राप्त करना है, इसके लिए सूट है। और आगे मेसनर प्रॉफिट्स यानी संपत्ति के अंतःकालीन लाभ का एक विचार आएगा। संपत्ति के अंतःकालीन लाभ क्या होते हैं ये उसी समय स्पष्ट होगा। लेकिन संपत्ति के अंतःकालीन लाभ होते हैं, इतना तय। तो आपने सूट फाइल किया, रिकवरी ऑफ पोजेशन, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, और साथ में मेसनर प्रॉफिट्स इनको दिलाया जाएगा। न्यायालय ने अब तक जितने मेसनर प्रॉफिट्स यानी संपत्ति के अंतःकालीन लाभ ड्यू हुए वो अब तक आपको दिला दिया और पोजीशन भी दिला दिया। लेकिन भविष्य के अंतःकालीन लाभ किस दर से गणना किए जाए वो अभी शेष रह गया। उसका भविष्य के अंतःकालीन लाभ अभी कैलकुलेट किए जाएंगे और उसके बाद दिलाए जाएंगे। यानी डिग्री, जहां तक रिकवरी ऑफ पोजीशन का सवाल है और अभी तक के मेसनर प्रॉफिट का सवाल है, वहां तक के लिए अंतिम है। लेकिन भविष्य के अंतःकालीन लाभ के लिए वो प्रारंभिक है। यानी भविष्य में अंतःकालीन लाभ मिलेंगे, इतना तो तय हो गया, लेकिन कितने मिलेंगे अभी यह तय नहीं हुआ, जहां तक भविष्य की बात है। तो भविष्य के अंतःकालीन लाभों के दृष्टिकोण से
डिग्री प्रारंभिक है, लेकिन अब तक के अंतःकालीन लाभों के दृष्टिकोण से और अब तक के इमूवेबल प्रॉपर्टी के पोजीशन के पॉइंट ऑफ व्यू से डिग्री फाइनल है। तो डिग्री अंशतः प्रारंभिक है और अंशतः अंतिम है, और प्रारंभिक और अंतिम उसकी तो कोई बात ही नहीं है। और बिल्कुल अंतिम डिग्री यानी प्रारंभिक और अंतिम भी नहीं, बिल्कुल फाइनल डिग्री यानी न्यायालय ने रिकवरी ऑफ पोजीशन ये आपको करवा दिया, अब तक के संपत्ति के अंतःकालीन लाभ ये दिलवा दिया, और साथ में ये भी बता दिया कि भविष्य के अंतःकालीन लाभ इस दर से गणना किए जाएंगे। तो सब कुछ डिसाइड हो गया, तो डिग्री फाइनल है। तो डिग्री प्रारंभिक हो सकती है, डिग्री अंतिम हो सकती है, डिग्री अंशतः प्रारंभिक और अंशतः अंतिम हो सकती है। फिर एक सवाल उठा था कि क्या प्रारंभिक और अंतिम डिग्री उन्हीं मामलों में पारित की जा सकती है जिन मामलों में सीपीसी अभिव्यक्त रूप से प्रारंभिक डिग्री और अंतिम डिग्री का पारित किया जाना प्राधिकृत करती है। तो हमने आपसे कहा था कि आप आदेश 20 देखेंगे तो वहां जो एडमिनिस्ट्रेशन सूट है, रिकवरी ऑफ पोजीशन और मिसले प्रॉफिट्स के सूट है, यह विभाजन के और मिसले प्रॉफिट्स के सूट हैं, यह भागीदारी की संविदा के सूट है, भागीदारी से संबंधित सूट है, या प्रिंसिपल और एजेंट यानी एजेंसी की संविदा से संबंधित सूट है, यह बंधक के मोचन पुरोबंध, यह विक्रय से संबंधित बात है। इन सब में प्रारंभिक डिग्रियां और अंतिम डिग्रियां पारित किया जाना सीपीसी अधिकृत रूप से प्राधिकृत करती है। लेकिन माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्धारित किया कि पूरी सीपीसी में कहीं यह नहीं लिखा है कि जिनमें सीपीसी ने प्राधिकृत किया है सिर्फ उन्हीं में प्रारंभिक और अंतिम डिग्री पारित होगी। तो ऐसा कहना ठीक नहीं है कि सिर्फ उन्हीं में जिनमें सीपीसी प्रारंभिक और अंतिम डिग्री का पारित किया जाना प्राधिकृत करती है, सिर्फ उन्हीं में प्रारंभिक और अंतिम डिग्री पारित होगी, ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि कानून में जो कुछ मना नहीं है वो सब कुछ किया जा सकता है। तो ये सारी बातें हुई थी। बात बच रही थी डीम्ड डिग्री की, क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन में वो कहता है कि वह प्रारंभिक या अंतिम हो सकेगी, यहां पर पूर्ण विराम कर देता है और फिर कहता है यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र को नामंजूर किया जाना और धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण आता है, किंतु इसके अंतर्गत आगे की बात है। तो पहली बात यह कह दी कि यह समझा जाएगा, इसका मतलब जो कुछ समझा जाएगा वो है नहीं, क्योंकि जो कुछ है उसे तो समझना पड़ेगा। ये जो कुछ जैसा है उसे वैसा ही समझने के अतिरिक्त अन्य कोई विकल्प ही नहीं है। आप कहें इस समय दिन समझा जाएगा तो ये तो बेवकूफी की बात है। जो कुछ है उसे तो वैसे के वैसा ही समझना ही पड़ेगा। उसे कुछ और कैसे समझ सकते हैं? ये समझा जाएगा, ये शब्द शो करते हैं कि जो कुछ समझा जाना है वो इनफैक्ट नहीं है, और जो कुछ समझा जाता है जब वो इनफैक्ट नहीं होता है, लेकिन विधायिका का ये निर्देश होता है कि आप यही समझेंगे। तो इसी सिचुएशन के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है डीम्ड। इसीलिए इसको डीम्ड डिग्री कहा जाता है। ये शब्द यहां से उत्पन्न होता है। डीम्ड का अर्थ क्या निकलता है? डीम्ड का अर्थ है कि ये एक विधिक कल्पितार्थ है, ये एक लीगल फिक्शन है, और इसका उपयोग लेजिस्लेचर उस अर्थ को
विस्तारित कर देने के लिए करती है, जो अर्थ अभिव्यक्त रूप से किसी उपबंध के शब्दों में समाहित नहीं है। किसी उपबंध के अर्थ को किसी ऐसी परिस्थिति तक विस्तारित करने के लिए विधायिका इन शब्दों का इस्तेमाल करती है कि यह समझा जाएगा। इन शब्दों का इस्तेमाल विधायिका किसी उपबंध के अर्थ को उन परिस्थितियों तक विस्तृत करने के लिए करती है जो परिस्थितियां उपबंध द्वारा, ठीक है, उपयोग की गई भाषा से अनुमित नहीं की जा सकती, जो कि उपबंध में उपयोग की गई भाषा जिस अर्थ को अपने में समाहित नहीं करती, उस अर्थ को कुछ अन्य परिस्थितियों तक विस्तारित करने के लिए विधायिका इन शब्दों का इस्तेमाल करती है कि यह समझा जाएगा। और यह समझा जाएगा, इन शब्दों के बाद जो कुछ लिखा जाता है उसी को डीम्ड कहा जाता है। उसी सारी परिस्थिति के लिए या उसी सारे शब्दों के लिए डीम्ड शब्द का प्रयोग होता है। इसीलिए यह समझा जाएगा के बाद जो कुछ लिखा है उसे डीम्ड डिग्री कहा जाएगा, क्योंकि विधायिका ऐसा मानती है कि ये जो नीचे लिखी सिचुएशंस है, यद्यपि ये ठीक है कि ये ठीक ठीक ऊपर लिखी परिभाषा के अंतर्गत नहीं आती, ये एकदम ठीक है कि ऊपर जो भाषा प्रयुक्त हुई है डिग्री की डेफिनेशन में, वो भाषा 100% नीचे लिखी बातों पर लागू हो जाए, ऐसा नहीं होगा। लेकिन फिर भी विधायिका ये उचित जानती है कि डिग्री, इसकी जो डेफिनेशन है वो नीचे लिखी स्थितियों पर लागू कर दी जाए। और जब विधायिका ऐसा उचित मानती है तो फिर किसी भी न्यायाधीश से यह अपेक्षित नहीं है, ये यूं कहें कोई भी न्यायाधीश इस बात के लिए परमिटेड नहीं है, ये ज्यादा ठीक शब्द है, क्योंकि अपेक्षित कहने में तो अर्थ यह निकलता है कि न्यायाधीश के लिए एक नैतिक बाध्यता है कि वो पालन करे उस बात का जिसके पालन करने की अपेक्षा उससे की गई है। जबकि कानून विधिक बाध्यता उत्पन्न करता है, नैतिक अपेक्षा नहीं करता। और न्यायाधीश महोदय को कानून के मुताबिक डिसाइड करना है। आप कानून के खिलाफ जाकर डिसाइड नहीं कर सकते। और आप अगर कानून के खिलाफ जाकर डिसाइड कर रहे हैं तो आपके निर्णय को न्याय निर्णय कहा ही नहीं जाएगा। वो तो आपकी मनमर्जी है, वो तो आपकी निरंकुशता है, उसे कोई नाम दे, लेकिन कम से कम उसे न्याय निर्णय नहीं कहा जाएगा। इसलिए न्यायाधीश महोदय को कानून के मुताबिक डिसाइड करना पड़ेगा। और कानून आपसे अपेक्षा कर रहा है या कानून आप पर विधिक बाध्यता अधिरोपित कर रहा है कि ऊपर जो लिखे शब्द हैं वो नीचे लिखी स्थितियों पर लागू किए जाएं। क्यों? विधायिका ने अपनी विधायी बुद्धि में ये ठीक माना है कि डिग्री की परिभाषा को नीचे लिखी स्थितियों पर लागू किया जाए। इसलिए इन बातों को भी डिग्री माना जाता है। क्या उसने कहा? यह समझा जाएगा कि इसके अंतर्गत वाद पत्र को नामंजूर किया जाना, ठीक है, यह आता है। क्योंकि और के बाद उसने लिखा कि धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का उदाहरण आता है, तो आता है ये शब्द इधर भी पढ़े जाएंगे। इसका मतलब उसने ये कहा कि वाद पत्र को नामंजूर किया जाना, ये आता है। और नीचे लिखता है काखंड में कि ना तो ऐसा कोई न्याय निर्णय आएगा जिसकी अपील आदेश की अपील की भांति होती है, और न व्यतिक्रम के लिए खारिज करने का कोई आदेश आएगा। यानी उसने कहा वाद पत्र को नामंजूर करने का जो आदेश है वो डिग्री की परिभाषा में है, वाद पत्र को नामंजूर।
लेकिन व्यतिक्रम के लिए अगर वाद पत्र खारिज कर दिया गया है तो डिग्री की परिभाषा नहीं है। अगर आप भौतिक परिणामों के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचेंगे तो परिणाम तो दोनों में एक होना है। वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया तो भी आप सिविल सूट नहीं चलेगा आपके द्वारा प्रस्तुत, क्योंकि वाद पत्र नामंजूर हो चुका है। और आगे सीपीसी देखेंगे तो वो कहेगा प्रत्येक सिविल वाद पत्र उपस्थित करके संसिद्ध किया जाएगा। आपने डिग्री की डेफिनेशन देखी है, वो कहता है कि डिग्री से ऐसा न्याय निर्णय अभिप्रेत है जिसकी प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती और जो वाद में के सभी यकीनी प्रश्नों का निश्चय तौर पर अवधारण करती, तो वाद तो संस्थित होना यह आवश्यक है। अगर वादी संस्थित नहीं हुआ तो बाद में के सभी प्रश्न या कोई प्रश्न आएंगे कहां से? और वाद के संस्थित होने के लिए सबसे आवश्यक चीज है कि वाद पत्र यह उपस्थित हो, और वाद पत्र ही नामंजूर हो गया। जब वाद पत्र नामंजूर हो गया तो वाद बचा कहां? तो जब वाद बचा ही नहीं तो फिर आगे की सिचुएशन हो ही नहीं सकती। ठीक है। और अगर व्यतिक्रम के लिए खारिजी, तो व्यतिक्रम कुछ भी होता हो, ठीक है, हम व्यतिक्रम के अर्थ पर नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी होता हो उसके कारण वाद पत्र हो तो खारिज गया। भाई आपने व्यतिक्रम किया, और व्यतिक्रम क्या होता है इसे छोड़ दीजिए, लेकिन अल्टीमेटली जो रिजल्ट है वो क्या है? रिजेक्शन ऑफ द प्लेंट। भाई हुआ क्या है? रिजेक्शन ऑफ प्लेंट, ये तो हो ही गया। और जब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया तो अब प्लेंटी कहां बचा? अगर तथ्यता आप कहें तो प्लेंट जरूर बचा हुआ, आपकी आंखों को दिखाई दे रहा है, ठीक है ना, क्योंकि आपने प्लेंट के तौर पर जो प्रस्तुत किया था न्यायालय के समक्ष, न्यायालय ने उस पर रिजेक्ट लिखा, तो ऐसा तो होगा नहीं कि वो प्लेंट दिखना आपको बंद हो जाए। आपकी ज्ञानेंद्रिय यानी आंख से वो प्लेंट दिख तो रहा है, यानी तथ्यता वो प्लेंट मौजूद है, लेकिन वस्तुतः यह विधिता अब वो प्लेंट मौजूद नहीं है, क्योंकि न्यायालय ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। और रिजेक्शन का कारण क्या है? व्यतिक्रम। तो व्यतिक्रम क्या है इसे छोड़ दीजिए, लेकिन रिजेक्शन तो हो गया, और रिजेक्शन होते ही प्लेंट उस सूरत में आ गया जैसे एक जीवित व्यक्ति की मृत्यु हो जाने पर उसका शरीर दिखाई दे रहा है। तथ्य के तौर पर शरीर मौजूद है, और वही शरीर मौजूद है जिसे आप देखते हैं, लेकिन वस्तुतः अब वो आदमी नहीं है। ऐसे ये प्लेंट आपको दिख जरूर रहा, लेकिन वस्तुतः ये प्लेंट अब नहीं है। तो भौतिक परिणामों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वाद पत्र चाहे नामंजूर हो और चाहे व्यतिक्रम के लिए खारिज हो जाए। भौतिक परिणाम तो दोनों दिशाओं में एक ही होना कि सूट नहीं है, और जो सूट नहीं है तो डिग्री की कोई संभावना नहीं है, ठीक है। लेकिन एक तरफ सीपीसी डिग्री के अर्थ को विस्तारित कर रही है, सीपीसी विस्तारित कर रही है, यानी विधायिका विस्तारित कर रही है। और विधायिका विस्तारित करके क्या कह रही कि यह समझा जाएगा कि वाद पत्र का नामंजूर किया जाना है, ये डिग्री की डेफिनेशन में आता है। और दूसरी तरफ वही विधायिका कह रही है कि व्यतिक्रम के लिए खारिजी का आदेश ये डिग्री की परिभाषा में नहीं आता, और चूंकि दोनों काम कोर्ट करेगा, व्यतिक्रम के लिए खारिजी का आदेश हम थोड़ी दे देंगे, न वाद पत्र को नामंजूर किए जाने का यह आदेश कोई पार्टी दे सकती, दोनों आदेश हैं तो न्यायालय के। फिर भी अंतर है, और उस बारीक अंतर को समझ लेना चाहिए। बारीक अंतर क्या है? जब वाद पत्र का नामंजूर किया जाना यह निर्णित हो रहा है, तो यह न्यायालय ने अपनी न्यायिक बुद्धि से निर्णित किया है।
उसने तय किया कि देयर इज सम मिस्टेक, कुछ बात है जिसके कारण से यह बात इस वाद पत्र के माध्यम से चलने योग्य नहीं है, और उसने नामंजूर कर दिया। नामंजूर शब्द अपने में कुछ कहता है। नामंजूर का अर्थ यह हुआ कि न्यायालय स्वयं ऐसा निर्णय कर रहा है कि यह चलने योग्य नहीं है, आपसे कोई लेना देना नहीं है, यह स्वयं न्यायालय का न्याय निर्णय है कि वाद ही चलने योग्य नहीं है। अभी वाद में के किसी प्रश्न का उसने निश्चायक तौर पर अवधारण नहीं किया है। निश्चायक तौर पर अवधारण तो तब करता जब वाद चलता और न्यायिक प्रक्रिया चलती। कुछ नहीं हुआ, उसने नामंजूर कर दिया है, ये चलने योग्य नहीं है, ये वाद पत्र ही नहीं है, और ये उसने स्वयं की न्यायिक बुद्धि का इस्तेमाल करके किया है। इसलिए इसे डिग्री की डेफिनेशन में रखा जाना ठीक है, क्योंकि न्यायालय यह कह रहा ये वाद पत्र ठीक ही नहीं है, ये चलने योग्य नहीं है, और प्रत्येक सिविल वाद पत्र उपस्थित करके ही संस्थित होगा। और आगे हम लोग सीपीसी की धाराएं देखेंगे, वहां यह कहेगा प्रत्येक सिविल वाद सबसे निचले सिविल न्यायालय में ही संस्थित होगा। हम सुप्रीम कोर्ट तो सीधे पहुंच नहीं जाएंगे, हम सीधे हाई कोर्ट तो पहुंच नहीं जाएंगे, और हमारे सिविल अधिकारों को प्रवर्तित कराने का माध्यम सिर्फ सिविल सूट है, और सिविल सूट वाद पत्र के माध्यम से संस्थित होगा, और वाद पत्र सबसे निचले न्यायालय में संस्थित करना, और निचला न्यायालय कहता है कि नहीं, हम तो नामंजूर कर रहे हैं, ये चलने योग्य नहीं है, ये वाद पत्र ही नहीं है। तो अगर इसको डिग्री की डेफिनेशन में नहीं रखा, तो आखिर पक्षकारों के अधिकारों के न्याय निर्णय की तो संभावना ही खत्म। कैसे होगा? बात ही आगे नहीं बढ़ रही है, इसलिए इसको डिग्री की डेफिनेशन में रखा। दूसरी ओर व्यतिक्रम के लिए खारिजी है। व्यतिक्रम कौन करेगा? व्यतिक्रम आप करेंगे, यानी पक्षकार करेगा, और व्यतिक्रम के कई उदाहरण अभी सीपीसी में आगे हम लोग देखेंगे। नॉर्मली कचहरी में व्यतिक्रम का एक उदाहरण अक्सर दिखाई देता है, अक्सर। इसलिए आपकी मान्यता ऐसी बन जाती है कि मानो व्यतिक्रम एक ही प्रकार का होता है, जबकि व्यतिक्रम अनेकों प्रकार का हो सकता है। अक्सर वहां जो व्यतिक्रम दिखाई देता है कि सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर पक्षकार उपसंजात नहीं होता। हमने आपको एक दिन यह भी कहा था कि उपस्थित नहीं होता, ये शब्द नहीं लिखे हैं। पक्षकार उपसंजात नहीं होता, ये शब्द लिखे हैं। उपस्थित तो हम उपस्थित हैं, लेकिन हम आपके पुकारने पर बोल नहीं रहे, और जब हम आपके पुकारने पर बोल ही नहीं रहे तो आपको क्या मालूम कि हम उपस्थित हैं या नहीं। और कार्यवाही मेरी उपस्थिति में चल रही है, तो जब तक मेरी उपस्थिति आपकी जानकारी में ना आए तब तक मेरी उपस्थिति का लाभ क्या? और कानून में अगर सिर्फ उपस्थित लिखा हो तो पक्षकार उपस्थित हो जाएगा, बोले कतई नहीं, और कहेगा साहब कानूनी बाध्यता सिर्फ उपस्थित होने की थी, बाकी बोलने की तो थी नहीं, इसलिए आपने हमारा सूट रिजेक्ट किया, गलत किया, और उसकी बात माननी पड़ेगी, क्योंकि कानून मिनिमम निर्धारित करता है कि कम से कम इतना अगर हो गया तो बात ठीक है, और कम से कम इतना भी नहीं हुआ तो बात गलत है। इसलिए हर जगह उपसंजात लिखा होता है कि न सिर्फ आप उपस्थित होंगे बल्कि पुकारे जाने पर अपनी उपस्थिति दर्ज भी कराएंगे, उसे शो भी करेंगे।
तो न्यायालय में जो अक्सर दिखाई देता है वो अक्सर ये दिखाई देता कि पक्षकार पुकार पर उपस्थित नहीं हुए या उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज नहीं कराई, तो यह माना जाता है कि पक्षकार सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर उपसंजात नहीं हुए। अगर पक्षकार मामले के लिए नियत दिनांक पर उपसंजात नहीं होंगे तो यदि वादी उपसंजात नहीं होता है तो सूट रिजेक्ट किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन काहे के लिए? व्यतिक्रम के लिए उपस्थित होना था, नहीं हुआ। दोनों उपसंजात नहीं होंगे तो भी निरस्त होगा, और प्रतिवादी उपसंजात नहीं होगा तो उसके परिणाम आदेश 9 जब हम लोग पढ़ेंगे तब देखेंगे। तो व्यतिक्रम हुआ है, न्यायालय ने कोई न्याय निर्णय नहीं दिया, न्यायालय ने कोई न्याय निर्णय नहीं दिया। यह आपकी गलती है कि आप उपस्थित नहीं हुए। अगर सीपीसी जब हम लोग आदेश 9 पर पहुंचेंगे तो देखेंगे, अगर आप अच्छा कारण दर्शित कर पाएंगे कि आप क्यों उपस्थित नहीं हुए, न्यायालय के लिए संतुष्टिकारक कारण दर्शित कर पाएंगे, तो डेफिनेटली बात खत्म हो गई। आगे फिर आपका सूट सुना जाएगा, यानी आपके अधिकारों पर कोई फैसला नहीं हुआ। जब वाद पत्र नामंजूर हुआ था, नो डाउट अधिकारों पर तब भी फैसला नहीं हुआ था, लेकिन तब रास्ता ही बंद हो गया था, अधिकारों पर न्याय निर्णय हो ही नहीं सकता था। और जब व्यतिक्रम किया गया खारिजी में, जब व्यतिक्रम के लिए खारिजी हुई, तो अगर व्यतिक्रम को सुधार लिया जाए और व्यतिक्रम क्यों हुआ इसके विषय पर एक समाधानप्रद कारण दर्शित कर दिया जाए तो फिर सूट आगे चल सकेगा, ऐसा स्वयं सीपीसी निर्धारित करती है। तो इसे डिग्री की डेफिनेशन में रखने का कोई कारण नजर नहीं आता। और अगर वहां वाद पत्र जहां नामंजूर हुआ था, वहां अगर हम उसे डिग्री की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे तो एक तो स्थिति यह होगी कि आगे मामला जा ही नहीं सकेगा, ठीक है ना। आगे मामला जा ही नहीं सकेगा, यानी पक्षकार अपने अधिकारों पर कोई न्याय निर्णय प्राप्त ही नहीं कर पाएंगे। और अगर डिग्री की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे तो एक दूसरी घटना भी घटेगी, और वो दूसरी घटना क्या होगी कि जो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है वहां भी हम नहीं जा पाएंगे। और चूंकि वो एक महत्वपूर्ण घटना है, पक्षकार अपने अधिकारों का न्याय निर्णय प्राप्त करने से पूर्णतः वंचित हो जाएगा वाद पत्र के नामंजूर होते ही, इसलिए उसे हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील तक जाना ही चाहिए, क्योंकि सारा राज्य और सारा सिस्टम पक्षकारों के अधिकारों के समुचित न्याय निर्णय के लिए बना, और वहां रास्ता ही बंद हो गया। और जब रास्ता ही बंद हो गया तो इस रास्ते का बंद किया जाना कितना उचित और कितना अनुचित है, ये बात हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील से डिसाइड होनी ही चाहिए। दैट इज व्हाई दे हैव इंक्लूडेड द रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इन द डेफिनेशन ऑफ डिग्री, ठीक है। नो डाउट ऑल्दो strictly, literally, the definition of degree cannot be, ठीक है, extended to those words, ठीक है। आप देखें, डिग्री एक ऐसा न्याय निर्णय है, ठीक है, जो कि वाद में के सभी या किन्हीं प्रश्नों का, तो जब रिजेक्शन ऑफ प्लेंट हो गया तो वाद ही कहां आया, ठीक है ना। वाद तो तब आता जब वाद पत्र आदेश 4 नियम 1 इसकी व्यवस्था के मुताबिक सिविल वादों के रजिस्टर में उचित संख्यांक पर प्रविष्ट कर दिया जाता, तब आता ना सिविल वाद। ये तो रिजेक्ट हो गया, तो वाद में के किसी प्रश्न का निर्धारण हुआ, ये तो कही नहीं सकते, ठीक है। तो वाद में के किसी प्रश्न का निर्धारण तो हुआ ही नहीं, तो भले ही ये न्याय निर्णय हो, न्याय निर्णय हो मीनिंग देयर बाय न्यायालय का निर्णय हो और जुडिशियली आया हो, तो भी
इसे कम से कम डिग्री की जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से डिग्री नहीं कह सकते, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट घटना है कि इसे डिग्री न कहना ठीक नहीं होगा। ठीक है, दैट इज वाई दिस इज द सिचुएशन जिसमें विधायिका ने स्वयं ये कहा कि नहीं, इसे डिग्री ही माना जाएगा, यानी वाद पत्र का नामंजूर किया जाना ये डिग्री है, क्योंकि इसमें न्यायालय ने स्वयं डिसाइड किया कि वाद पत्र नामंजूर कर दिए जाने योग्य, और वाद पत्र कब कब नामंजूर किया जाएगा ये सीपीसी में विभिन्न जगहों पर बताया गया है। जब हम लोग आदेश 7 नियम 11 पढ़ेंगे वहां भी कुछ स्थितियां मिलेंगी जहां वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाएगा। वहां आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे आदेश 7 नियम 13 में। आदेश 7 नियम 13 ये आपसे प्री में पूछा भी खूब जाता है कि अगर सिविल सूट आदेश 7 नियम 11 के तहत निरस्त कर दिया गया, सिविल सूट मीनिंग देयर बाय वाद पत्र नामंजूर कर दिया गया आदेश 7 नियम 11 में, तो आपके पास क्या विकल्प है? आप अपील करिए क्योंकि वो डिग्री होगा। वाद पत्र का नामंजूर किया जाना जब सीपीसी स्वयं प्राधिकृत करे तो उसे डीम्ड डिग्री ही माना जाएगा। ठीक है, वाद पत्र नामंजूर हुआ, सीपीसी की व्यवस्था के मुताबिक नामंजूर हुआ। ठीक है, तो आपके पास क्या विकल्प होंगे? तो आदेश 7 नियम 13 कहता है आप सेपरेट सिविल सूट, नया सिविल सूट ये भी ला सकेंगे, और चूंकि वो डिग्री की डेफिनेशन में आ गया तो आप अपील ये भी कर सकते हैं उस आदेश की, और सेकंड अपील ये भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। तो दोनों विकल्प आपके पास होंगे, क्योंकि वो डिग्री की डेफिनेशन में है। ठीक है, तो सीपीसी जब प्राधिकृत करे कि अमुक वाद पत्र नामंजूर कर दिया जाना चाहिए, तो फिर नामंजूरी का आदेश डिग्री की डेफिनेशन में आएगा। वाद पत्र नामंजूर हो गया, और वाद पत्र किन स्थितियों में नामंजूर होगा ये सीपीसी बताएगी, तभी तो सीपीसी प्राधिकृत करेगी कि इफ दिस इज द सिचुएशन देन यू मस्ट रिजेक्ट द प्लेंट, तो आपको प्लेंट को रिजेक्ट कर देना चाहिए। तो विवाद तो इसी बात पर होगा कि वो स्थिति जिसमें सीपीसी प्लेंट का रिजेक्ट किया जाना प्राधिकृत करती थी या नहीं थी। ठीक है ना, आप कहते हैं थी, और यह हो सकता है कि इनफैक्ट ना हो। तो यह प्रश्न कि वे स्थितियां थी जिनमें वाद पत्र का नामंजूर किया जाना सीपीसी प्राधिकृत करती है, हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील से डिसाइड होना ही चाहिए। दैट इज व्हाई द लेजिस्लेचर हैज इनेक्टेड दैट इट विल बी अंडरस्टूड, यह समझा जाएगा कि रिजेक्शन ऑफ प्लेंट इज इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ डिग्री। ठीक है, लेकिन व्यतिक्रम के लिए खारिजी का, तो व्यतिक्रम हमने कहा कि कचहरी जाने वाले लोग अक्सर ये मानते हैं कि व्यतिक्रम एक ही प्रकार का है कि पक्षकार सुनवाई के लिए नियत दिनांक पर उपसंजात नहीं हुआ। वहां कहा भी यही जाता है कि क्या हुआ, बोले डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ है, डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ है, यानी व्यतिक्रम किया गया। लेकिन व्यतिक्रम कहते ये डिसमिस इन डिफॉल्ट हुआ, ये कहते ही वहां एक ही अर्थ लिया जाता है कि मानो पक्षकार उपसंजात नहीं हुए थे, जबकि डिसमिस इन डिफॉल्ट तब भी माना जाएगा जबकि आपसे कुछ करने को कहा गया और आपने नहीं किया। ठीक है ना, तब भी तो व्यतिक्रम है। जिस क्रम से आपको चलना चाहिए था उस क्रम से आप नहीं चले, और जब नहीं चले तो यही तो व्यतिक्रम है, यही तो डिफॉल्ट है। इवन हम लोग जब समनों की स्थिति देखेंगे, आदेश 5 पर पहुंचेंगे, वहां स्थिति आएगी कि अगर आपसे कहा गया कि सम्मन भेजिए अमुक व्यक्ति को, और आपने ड्यू समय में ना तो सम्मन भेजे ना न्यायालय ने समय बढ़ाया, विभिन्न कामों को करने के लिए समय, आगे समय की सीमा ये आएगी। ये न्यायालय निर्धारित करेगा कि अमुक इतने दिन में आप अमुक काम करेंगे, और आपने उतने दिन में किया ही नहीं, आप कर ही नहीं रहे, यानी आपने व्यतिक्रम किया है, आपने डिफॉल्ट किया है।
और आपके द्वारा इस प्रकार का डिफॉल्ट करने पर भी सिविल सूट रिजेक्ट हो जाएगा, ऐसा वहां लिखा है, ठीक है ना। लेकिन अब ये रिजेक्ट हुआ काहे के लिए? व्यतिक्रम के कारण, व्यतिक्रम के कारण। और व्यतिक्रम क्यों हुआ ये अगर आप बता सकते हैं, और वो कारण समाधानप्रद है, संतोषकारक है कि कोई भी उस कारण के रहते हुए व्यतिक्रम करेगा ही, तो फिर आपका वादपत्र निरस्त किए जाने का कोई कारण दिखाई नहीं देता। तो वादपत्र यदि व्यतिक्रम के कारण खारिज हुआ है तो यह न्यायालय का न्याय निर्णय नहीं है, इनफैक्ट परिणाम एक ही जैसा है, परिणाम एक ही है, लेकिन फिर भी वहां शब्द नामंजूर किया जाना है और यहां व्यतिक्रम के लिए खारिजी। परिणाम एक ही होगा, सिविल सूट नहीं बचेगा, बट दोनों में एक में डिग्री माना है। और दूसरे में उन्होंने कहा कि किंतु इसके अंतर्गत ये नहीं आता, ठीक है ना, ये नहीं आता। व्यतिक्रम के लिए खारिजी का आदेश आना भी नहीं चाहिए डिग्री की डेफिनेशन में, क्योंकि वहां तो गलती आपकी है, न्यायालय थोड़े न कुछ कह रहा है। और नामंजूर जो कर रहा है तो न्यायालय कर रहा है, ठीक है ना, और न्यायालय महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो व्यतिक्रम के लिए खारिजी का आदेश नहीं आता, किंतु वादपत्र का नामंजूर किया जाना डिग्री की डेफिनेशन में आता है। तो वादपत्र का नामंजूर किया जाना ये डीम्ड डिग्री बन गया, क्योंकि इनफैक्ट ये डिग्री नहीं है। और हमारे उच्चतम न्यायालय ने भी डीम्ड डिग्री की, ये डीम्ड शब्द की जो परिभाषा दी है, उस दिन हमने चर्चा किया था कि कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट, उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी कहा कि डीम्ड का अर्थ यही है। वही हमने उस दिन भी कहा कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने कहा इसलिए डीम्ड का यह अर्थ है, यह नहीं होता, लेकिन अपनी बात को समर्थन देने के लिए न्यायिक विनिश्चयों का उल्लेख किया जाता है। उसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने भी यही कहा है कि डीम्ड का अर्थ है कि इनफैक्ट जो नहीं है उसके बारे में मान लेना कि ये है, यही डीम्ड का मतलब है। तो वादपत्र का नामंजूर किया जाना इनफैक्ट डिग्री नहीं है, लेकिन माना जाता है डिग्री। लेकिन वादपत्र का खारिज किया जाना व्यतिक्रम के कारण यह डिग्री की डेफिनेशन में होना भी नहीं चाहिए और नहीं भी है, ठीक है ना। हमेशा तत्व की बात को देखना यह कानून का लक्षण है, और कानून को भगवान इसीलिए मानते हैं। भगवान का क्या लक्षण है? भगवान का भी लक्षण यही है कि वो तत्व को देखते हैं, जो तत्व को देख रहा है वही भगवान है। अभी हम सुन रहे थे सूरदास का भजन, वो कह रहे थे कि प्रभु जी मेरे अवगुण चित्त न धरो, ठीक है। वो कह रहे थे कि एक लोहा है जो मंदिर में रखा है, और एक लोहा है जो मांस काटने वाले, वध करने वाले वधिक के घर में रखा है। लोहा एक ही है, ठीक है, लोहा तो एक ही है। उपयोग के कारण एक घृणा का पात्र बन गया है, एक श्रद्धा का पात्र बन गया है, उपयोग के कारण। और उपयोग में स्वयं लोहे का कोई दोष नहीं, उपयोग में लोहे का क्या दोष, ठीक है। एक मंदिर में रख गया और एक वधिक के घर में पहुंच गया, तो जो समदर्शी, ठीक है, जो ठीक से देखने वाला है, जो सम्यक प्रकार देखने वाला, समदर्शी का मतलब यह नहीं होता सबको समान देखे, समान तो देख ही नहीं सकते। जो सम्यक प्रकार देखता है, जो उचित प्रकार से देखता है, तो उसे दोनों में लोहा नजर आता है। वो उपयोग के दृष्टिकोण से नहीं देखता और ये नहीं मानता कि वधिक के घर में जो रखा है वो गंदा है और जो यहां रखा है ये अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं देखेगा, ठीक है। तभी तो करे समदर्शी है नाम तिहारो, ठीक है। और मेरे अवगुण चित्त न धरो, तो गुण और अवगुण शरीर के होते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पापी से घृणा नहीं करनी है, ठीक है। जो अंदर है उससे कोई मतलब ही नहीं है, उससे क्या लेना देना, ठीक है। तो इसीलिए ईश्वर को संत और
पापी दोनों प्रिय हैं, क्योंकि वो तत्व देख रहे हैं, तत्व। तो तात्विक दृष्टिकोण से तो सभी एक ही हैं। ऐसे कानून है, तात्विक चीजों को देखता है। इनफैक्ट क्या है, यहां व्यतिक्रम किया गया है आपकी ओर से। तो अगर आप दर्शित कर पा रहे हैं कि समुचित कारण था तो ठीक है, और वहां न्यायालय अपनी ओर से डिसाइड कर रहा है। यद्यपि एक नजर से देखने पर ऐसा लगता है न्यायालय ने ही दोनों बातें डिसाइड की है, लेकिन फर्क है। इसलिए प्रथम डिग्री है, दूसरा डिग्री नहीं है। अब एक और चीज को उन्होंने डिग्री की डेफिनेशन में रखा। उन्होंने कहा कि धारा 144 के भीतर के किसी प्रश्न का अवधारण, यह भी डिग्री की डेफिनेशन में आता है। इस पर भी अभी बात कर रहे हैं। तो धारा 144, यहां जब हम लोग पहुंचेंगे तो देखेंगे धारा 144 रेस्टिट्यूशन, यह प्रतिस्थापन की बात करेगी। प्रतिस्थापन क्या है, ये जब वहां पहुंचेंगे तभी बात करेंगे, लेकिन चूंकि प्रासंगिक हो गया इसलिए मोटी मोटी बात बताए देते हैं। आपने सबसे निचले सिविल न्यायालय में मुकदमा प्रस्तुत किया, सबसे निचले सिविल न्यायालय से निर्णय हो गया, या तो आप जीते या हारे। इनफैक्ट आप जीत गए। तो जो हारा यानी प्रतिवादी यानी निर्णित ऋणी, क्योंकि जो हारेगा उसे निर्णित ऋणी कहा जाएगा। जब सिविल वाद की शुरुआत होगी तो वादी और प्रतिवादी होंगे, लेकिन जब सिविल वाद निर्णित होगा और अगर वादी जीत गया तो सामान्यतः शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं आगे बताऊंगा। जब डिग्रीदार की डेफिनेशन पर बात करेंगे तो सामान्यतः हमने शब्द का प्रयोग क्यों किया यह भी बताएंगे। सामान्यतः ऐसा होगा कि जो वादी है वो डिग्रीदार कहलाएगा, डिग्रीदार, और जिसके विरुद्ध निर्णित हो जाएगा यानी प्रतिवादी, वो निर्णित ऋणी कहलाएगा। ठीक है ना, हमेशा ऐसा नहीं होगा, इसीलिए हम सामान्यतः शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन ज्यादातर ऐसा ही होगा। और प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है, तो जिसके खिलाफ डिसाइड हुआ वो भी उस डिग्री की अपील कर सकता। अपील कौन कर सकता है यह अलग सवाल है, लेकिन प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है। तो जिसके खिलाफ पारित हुई वो भी कर सकता है, और जिसके पक्ष में वो भी कर सकता है, जिसके पक्ष में वो नहीं कर सकता। ये विशेषता है, जिसके पक्ष में डिग्री है वो नहीं कर सकता, जिसके खिलाफ है वही कर सकता है। ठीक है, तो चूंकि प्रत्येक डिग्री अपील योग्य है तो वो भी कर सकता है। अब जब मामला अपीलेट कोर्ट पहुंचा तो नीचे का निर्णय यदि अपीलेट कोर्ट ने स्थगित कर दिया तब तो बात अलग है। निचला निर्णय जो हुआ उस निर्णय का प्रभाव नीचे ये तय हुआ कि 20,000 रुपए ये जो मांग रहे हैं इनकी मांग जायज है, आप दीजिए इनको। ठीक है, इनकी मांग जायज है, आपके खिलाफ डिग्री की जाती, आप 20,000 रुपया इनको दे दीजिए। अब मामला अपीलेट कोर्ट पहुंचा, आपने अपील प्रस्तुत की, अपीलेट कोर्ट पहुंचा और निचले न्यायालय के निर्णय का प्रभाव स्थगित कर दिया गया, तो बात खत्म हो गई। अब आपको 20,000 इन्हें नहीं देने हैं। जब अपीलेट कोर्ट से डिसाइड होगा तो जो डिसाइड होगा अकॉर्डिंगली चलेगा। लेकिन अपीलेट कोर्ट बाध्य तो नहीं है कि निचले न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को स्थगित ही कर दे, कर सकता है। आदेश 41 हम लोग देखेंगे, नियम 3 होगा, शायद 3 हो, 3A हो, जो भी हो, वहां पे है स्थगन कर सकते हैं, लेकिन वो बाध्य नहीं है, जरूरी नहीं कर ही दें, नहीं किया उन्होंने तो निर्णय का प्रभाव ये लागू होगा। आपको रुपया 20,000 इन्हें देने पड़ेंगे। और अपीलेट कोर्ट जब डिसाइड करेगा तो हो सकता है ये डिसाइड करे कि नीचे गलत डिसाइड हो गया था, इन्हें 20,000 नहीं देने थे, लेकिन निचले न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को चूंकि उसने स्थगित नहीं किया इसलिए 20,000 उनके पास पहुंच गया। तो अगर अपीलेट कोर्ट
सिर्फ इतना ही डिसाइड करें, सिर्फ इतना ही कि निचले न्यायालय का निर्णय गलत है, तो फायदा क्या हुआ? 20,000 तो उन्हें मिल गए। भाई आपके पास से तो 20,000 चले ही गए। आप जो अपीलेट कोर्ट तक गए थे उसका फायदा क्या हुआ, सिवाय इसके कि कागज पर यह लिख गया कि 20,000 आपको नहीं देने थे, देने तो पड़ ही गए। तो इसलिए एक चीज रखी गई है सीपीसी में, रेस्टिट्यूशन, प्रतिस्थापन। डेफिनेशन जब हम लोग 144 पर पहुंचेंगे तो देखेंगे, वहां ये कहेगा कि जबकि एक स्थिति विशेष में, एक स्थिति विशेष में मीनिंग देयर बाय पक्षकारों की स्थिति विशेष में न्यायालय के किसी निर्णय के कारण कोई बदलाव आ जाए, ठीक है, तो स्वयं न्यायालय का निर्णय बदल जाने पर पक्षकारों को वापस उसी स्थिति में लाया जाना चाहिए जिसमें वे न्यायालय के निर्णय के आने के पूर्व थे। तो न्यायालय का निर्णय पहले लोअर कोर्ट का आया, लोअर कोर्ट के निर्णय के कारण पक्षकारों की स्थिति में बदलाव आ गया, जो 20,000 आपके पास थे वो उनके पास पहुंच गए, ठीक है ना। न्यायालय के निर्णय के कारण पक्षकारों की स्थिति में बदलाव आ गया, फिर स्वयं न्यायालय का निर्णय बदल गया, अपीलेट कोर्ट का निर्णय आ गया। तो निचले न्यायालय का निर्णय अपीलेट कोर्ट के निर्णय में विलयन के सिद्धांत के मुताबिक, ठीक है, सम्मिलित हो गया है, यह माना जाएगा, विलय कर गया है, यह माना जाएगा। तो अब स्वयं न्यायालय का निर्णय बदल गया, इसलिए पक्षकारों को वापस उसी स्थिति में लाया जाना चाहिए जिस स्थिति में वे न्यायालय का निर्णय आने से पूर्व थे, यानी लोअर कोर्ट का निर्णय आने से पूर्व थे। यानी 20,000 रुपया, क्योंकि वे किस स्थिति में थे, आपके पास 20,000 था, उनके पास कुछ भी नहीं था, तो वापस उसी दशा में लाया जाना चाहिए, यह स्थिति होनी चाहिए, ठीक है ना। तो रेस्टिट्यूशन, इससे संबंधित सवाल, अच्छा 20,000 क्यों भाई मिलना चाहिए? ब्याज भी मिलना चाहिए, ठीक है, हो सकता है इन्होंने उपयोग किया हो, उससे और पैसे कमाए, क्या मिलना चाहिए, कितना मिलना चाहिए, ठीक है। तो ये प्रतिस्थापन संबंधी प्रश्न हुए, ठीक है ना, ये प्रतिस्थापन संबंधी प्रश्न हुए। तो प्रतिस्थापन क्योंकि डिग्री का नेट रिजल्ट है, ठीक है, प्रतिस्थापन डिग्री का नेट रिजल्ट है, और अगर, क्योंकि अपीलेट कोर्ट ने जब यह कह दिया नहीं देने थे, इसके मतलब अंतिम रूप से डिग्री उनके पक्ष में आई है, अंतिम रूप से डिग्री किसके पक्ष में आई? उनके पक्ष में। तो अगर जो अंतिम रूप से डिग्री उनके पक्ष में आ गई, यानी दूसरे पक्षकार के पक्ष में आ गई, ठीक है ना, उसे डिग्री के अंतर्गत उत्पन्न होने वाले सभी लाभ अगर न मिले तो यह न्याय के दृष्टिकोण से ठीक नहीं कहा जाएगा, ठीक है ना। अब तो डिग्री उनके पक्ष में है अंतिम रूप से, तो उन्हें सब कुछ मिलना चाहिए जो डिग्री के अंदर मिल सकता है, और अगर नहीं मिला, ठीक है, तो यह माना जाना चाहिए कि भाई डिग्री इनके पक्ष में होते हुए भी इन्हें डिग्री के लाभ नहीं मिले, तो फायदा क्या हुआ? ठीक है, फायदा तो कुछ भी नहीं हुआ, ठीक है ना। इसलिए 144 में के सभी प्रश्नों का निर्धारण 144 में के, ये कहा है उसने, 144 की प्रक्रिया के अंतर्गत, ये नहीं कहा है, उसने कहा 144 में के सभी प्रश्नों का, ये फर्क है और महत्वपूर्ण फर्क है। 144 में के सभी प्रश्नों का अवधारण डिग्री की डेफिनेशन में आता है, ठीक है ना, और आ नहीं सकता अगर ये शब्द ना हो। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि डेफिनेशन क्या कहती है? डिग्री एक ऐसा न्याय निर्णय है जो बाद में के सभी यकीनी प्रश्नों का, आपको वाद तो खत्म हो गया, वाद तो खत्म हो गया, ठीक है, रेस्टिट्यूशन का सवाल कब उठेगा? रेस्टिट्यूशन का सवाल तब उठेगा कि डिग्री के अंतर्गत क्या मिलना चाहिए, ये उठ रहा है, ठीक है ना। और डिग्री के पारित होते ही वाद तो खत्म, तो बाद में के सभी प्रश्न, ये तो नहीं है। और 144, ठीक है, इसके अंतर्गत प्रश्नों का अवधारण कराने के लिए प्रार्थना पत्र दिया जाएगा, एप्लीकेशन दी जाएगी, और बाद में के तो वाद पत्र के
संस्थित होने से शुरू होता है, ठीक है ना। इसलिए इसे डिग्री की परिभाषा में शाब्दिक तौर पर शामिल नहीं कर सकते, ठीक है ना। शाब्दिक तौर पर यह डिग्री की डेफिनेशन में शामिल नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी इसे डिग्री के अंतर्गत रखना जरूरी है, क्योंकि अगर इन्हें डिग्री के संपूर्ण लाभ नहीं मिले तो इनके द्वारा सिविल लिटिगेशन या सिविल वाद को लड़ना ये निरर्थक माना जाएगा। इसलिए वाद में के, अच्छा वाद में के का क्या अर्थ हुआ, यानी न्यायालय के निर्णय के कारण पक्षकारों की स्थिति में क्या क्या परिवर्तन हुए, ठीक है, क्या क्या परिवर्तन हुए और क्या क्या वापस होना चाहिए, ये सभी प्रश्न 144 में के प्रश्न माने जाएंगे। लेकिन 144 के अंतर्गत आने वाले सवाल ये डिग्री के डेफिनेशन में नहीं है। जैसे जस्ट टू केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से मानिए सीपीसी ये कहती कि 144 का प्रार्थना पत्र इस प्रारूप में होना चाहिए, आपने उस प्रारूप में नहीं दिया, ठीक है, आपने उस प्रारूप में, न्यायालय ने कहा नहीं दूसरा लाइए, ये रिजेक्ट। न्यायालय का एफिडेविट भी दीजिए, आप कहते हैं एफिडेविट की जरूरत नहीं, ठीक है ना। ये 144 के अंतर्गत आने वाले सवाल हैं, इन पर किया गया न्याय निर्णय डिग्री की परिभाषा में नहीं है, लेकिन 144 में के सभी प्रश्नों का आपको रुपया दिला दिया, ब्याज नहीं दिलाया, ठीक है, रुपया तो दिला दिया, ब्याज नहीं दिलवाया, तो भाई क्यों नहीं दिलवाया, ठीक है। तो 144 में के यानी न्यायालय के निर्णय के कारण जिन जिन स्थितियों में बदलाव आ गया, ठीक है ना, उन सभी स्थितियों से संबंधित प्रश्न, यानी वही मैटर इन कंट्रोवर्सी, ठीक है, यानी प्रतिस्थापन का जो विवाद पक्षकारों के मध्य चल रहा है, उस प्रतिस्थापन की विषय वस्तु क्या है, वह स्थिति जो बदल गई न्यायालय के निर्णय के कारण, ठीक है ना। ये भी हो सकता है कि मकान खाली करा के तुम्हें रख दिया गया, फिर बाहर जाना है, ठीक है, हमने तो पैसे से उदाहरण दिया, ये हो सकता है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, इसके लिए, ठीक है, सूट हो और अपीलेट कोर्ट ने स्थगित न किया हो, उन्हें कहा हो ये रहेंगे, बाद में बदलना हो, ठीक है ना। तो 144 में के सभी प्रश्नों का अवधारण डिग्री की परिभाषा में आता है और आना भी चाहिए, ठीक है ना, अन्यथा पूर्ण न्याय ये घटित नहीं होगा, ठीक है। तो वाद पत्र का नामंजूर किया जाना, ठीक है, ये डिग्री की परिभाषा में है। 144 में के प्रश्न का अवधारण ये डिग्री की परिभाषा में है, किंतु व्यतिक्रम के लिए खारिजी का आदेश ये डिग्री की परिभाषा में नहीं है, क्योंकि वहां गलती पक्षकार की है, आपसे कुछ करने को कहा गया और आपने उस समय में वो नहीं किया, या फिर आप सुनवाई के दिनांक पर उपसंजाते ही नहीं हुए, तो व्यतिक्रम है आपकी ओर से, इसलिए इसकी खारिजी का आदेश ये नहीं आना चाहिए। और वे आदेश जिनकी अपील आदेशों की अपील की भांति होती है, वे भी डिग्री की परिभाषा में नहीं आते, ठीक है। लेकिन ये ठीक है कि वे आदेश जिनकी अपील आदेशों की अपील की भांति होती है, डिग्री की परिभाषा में नहीं आते हैं। लेकिन इस बात को ठीक समझने के लिए हमें यह भी समझना पड़ेगा कि डिग्री और आदेश के बीच फर्क कहां पर है, ठीक है, फर्क कहां पर है। तो आप समझे, मोटा मोटा हम बोल रहे हैं, ठीक से तो डिफाइन बाद में, लेकिन ठीक से डिफाइन कर उससे पहले एक बात और समझ लेनी जरूरी है। डीम्ड डिग्री की, ठीक है, या यूं कहें डीम्ड डिग्री के दो उदाहरण डिग्री की परिभाषा में ही दे दिए गए हैं, ठीक है ना, क्योंकि उनका यह समझा जाएगा, ठीक है, कि वाद पत्र को नामंजूर किया जाना या
144 में के किसी प्रश्न का उदाहरण ये डिग्री माना जाएगा। दो उदाहरण यहां है, लेकिन सिर्फ डीम्ड डिग्री के उदाहरण यहां है, ये समझना गलत है। जब अभी हम लोग सीपीसी पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत जगह आपको लिखा मिल जाएगा। हमने उस दिन उदाहरण दिया था आदेश 21 नियम 58 का, आपको दिखाया था, वहां लिखा था मानो यह डिग्री है, ऐसे माना जाएगा। ऐसे ही आप आदेश 21 नियम 100 है और 98 होगा या 101 होगा, वहां भी ये लिखा है कि इन नियमों के अंतर्गत जो आदेश दिया जाएगा उसके संबंध में ऐसा माना जाएगा कि वो डिग्री है। तो वहां भी डीम्ड डिग्री के उदाहरण है, ठीक है ना। तो ऐसे सीपीसी में आपको कई जगह डीम्ड डिग्री के उदाहरण मिल सकते हैं। तो यह मानना गलत है कि सिर्फ यहीं पर डीम्ड डिग्री के उदाहरण, जहां भी यह लिखा मिल जाए कि मानो ऐसा है कि यह डिग्री है, और ऐसा लेजिस्लेचर लिखती तभी है जब कोई बहुत इंपॉर्टेंट स्थिति उत्पन्न होती है, क्योंकि डिग्री की डेफिनेशन में आते ही फट से दो अपील है। डिग्री इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। और डिग्री की डेफिनेशन में उन्होंने यह भी लिखा कि जिनकी अपील आदेशों की अपील की भांति होती है वे आदेश डिग्री की डेफिनेशन में नहीं आते। तो इसके लिए डिग्री और आदेश, इसके बीच फर्क समझना जरूरी है। देखिए, सबसे पहले इनके बीच सिमिलरिटी ये समझना है। सिमिलरिटी दोनों के बीच क्या है, ठीक है, सादृश्य। सिमिलरिटी मीनिंग देयर सादृश्य, कहा वो एक जैसे दिखते हैं, तो दोनों न्यायालय के द्वारा पारित किए जाते हैं, ये सादृश्य है, ये सिमिलरिटी है। दोनों की प्रारूपिक अभिव्यक्ति होती है, ये सिमिलरिटी है। दोनों वस्तुनिष्ठ प्रकार से, ठीक है, पारित किए जाते हैं। इन्हें न्यायालय सैद्धांतिक तौर पर, यानी पूर्व से निश्चित सिद्धांत यानी कानून के मुताबिक दोनों को निर्णित करता है। ये सिमिलरिटी है दोनों में, ठीक है। लेकिन डिफरेंस भी है। डिफरेंस क्या है? वाद, सिविल वाद पत्र के उपस्थित होने से संस्थित होगा, क्योंकि सीपीसी ऐसा कहती है कि प्रत्येक सिविल वाद पत्र उपस्थित करके ही संस्थित होगा, जबकि आदेश प्रार्थना पत्रों पर दिए जाएंगे। आप जाएंगे कचहरी तो उन्होंने कहा साहब हमने इसमें एक एप्लीकेशन दी है, पूछें काय बात के लिए दी है, उन्होंने कहा साहब जो है स्टे के लिए लगाइए। हालांकि स्टे शब्द का प्रयोग गलत है, अस्थायी व्यादेश इस शब्द का प्रयोग होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए ये भी आगे बात करेंगे। लेकिन फिर भी कॉमन चल रहा है, उन्होंने कहा स्टे की एप्लीकेशन लगाइए, यानी अस्थायी व्यादेश की एप्लीकेशन लगाई है। अब ये एप्लीकेशन, इस पर जो आदेश होगा वो आदेश है, ठीक है, डिग्री नहीं है, क्योंकि वाद पत्र उपस्थित होने से संस्थित नहीं हुआ और डिग्री की डेफिनेशन में इसको शामिल भी नहीं किया। न्यायालय ही इसको निर्णित करेगा, प्रारूपिक अभिव्यक्ति भी होगी, और यह अपील योग्य आदेश है। हम लोग आगे देखेंगे, हमने आपसे कहा था धारा 104 है, आदेश 43 नियम 1 है, उसमें अपील योग्य आदेशों की लिस्ट दी है। अगर आप देखेंगे तो ये अपील योग्य आदेश है, ये आदेश है और अपील योग्य है। क्यों? ये जिस पर पारित हुआ वो प्रार्थना पत्र है, वाद नहीं है, और उसे डिग्री की डेफिनेशन में शामिल भी नहीं किया, ठीक है, लेकिन ये अपील योग्य है, ठीक है। तो डिग्री प्रत्येक अपील योग्य होगी। आदेश ऐसे भी हो सकते हैं जो अपील योग्य हो, और आदेश ऐसे भी हो सकते हैं जो अपील योग्य न हो, ठीक है। वे अपील योग्य केवल तब बनेंगे जब विधायिका स्वयं यह बताएगी आदेश 44 नियम 1 या 104 के माध्यम से कि यह पर्टिकुलर आदेश अपील योग्य है। डिग्री, इसके बारे में विधायिका कुछ नहीं बताएगी, जिसके बारे में उसने कह दिया डिग्री है, बात खत्म हो गई। यह जो डिग्री की डेफिनेशन में आ गया, यानी वाद पत्र उपस्थित करके और आदि आदि, वो सब अपील योग्य हो गया। इवन सेक्शन 97 हमने पहले भी कहा है कि ये कहेगी प्रिलिमिनरी डिग्री की अपील होगी, और अगर आपने नहीं की तो महत्वपूर्ण नुकसान हो जाएगा आपको, क्योंकि फाइनल डिग्री हमेशा प्रिलिमिनरी डिग्री यानी प्रारंभिक डिग्री के मुताबिक होगी, और जब अंतिम डिग्री की आप अपील करेंगे तो प्रारंभिक डिग्री की शुद्धता पर
ठीक है, प्रतिवाद ये भी नहीं कर पाएंगे। और डिग्री और आदेश के बीच एक फर्क ये तो हुआ कि वो प्रार्थना पत्र पर है, वो वाद पत्र उपस्थित करके है, ठीक है। डिग्री प्रत्येक अपील योग्य है, ये प्रत्येक आदेश अपील योग्य नहीं है। एक बाद में एक से अधिक डिग्रियां प्रारंभिक और अंतिम हो सकती हैं, लेकिन अधिकतम सामान्य तौर पर एक प्रारंभिक एक अंतिम, ठीक है, नॉर्मली ऐसा होता है। और एक आदेश, एक बाद में आदेश अनेकों हो सकते हैं, उनकी कोई संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। डिग्री हमेशा बाद में के किसी प्रश्न का, किसी न किसी प्रश्न का निश्चयक तौर पर अवधारण करेगी, हो सकता है सबका कर दे। आदेशों के साथ यह स्थिति नहीं है, ठीक है। तो ऐसे आदेश, ठीक है, जो आदेश 47 नियम 1 और 104 की व्यवस्था के मुताबिक अपील योग्य बना दिए गए, तो उन्हें डिग्री की डेफिनेशन में नहीं रखेंगे सिर्फ इसलिए कि डिग्री भी अपील योग्य है और ये भी अपील योग्य हो गए, इसलिए इन्हें डिग्री की डेफिनेशन में नहीं रख दे। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि डिग्री जैसे ही डिग्री की डेफिनेशन में आई, या लेजिस्लेचर ने उसे पास की, ठीक है, इंक्लूड किया डिग्री की डेफिनेशन में, वो ऑटोमेटिकली अपील योग्य हो गई। उसे फिर सीपीसी की अथॉरिटी नहीं चाहिए, इन्हें अथॉरिटी चाहिए। और फिर डिग्री हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील तक अपील योग्य होगी, जबकि आदेश यानी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील यानी उसकी 2 अपीलें होंगी। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील यानी उच्च न्यायालय, सेकंड अपील हमेशा उच्च न्यायालय में होगी, जबकि आदेश उसकी सिर्फ एक अपील ही प्रोवाइड है। तो आदेश और डिग्री यहां भी भिन्न है, ठीक है। तो ये डीम्ड डिग्री की डेफिनेशन के साथ डिग्री की डेफिनेशन समाप्त हुई है, और ये बेहद इंपॉर्टेंट है। शेष सोमवार से हम लोग डेफिनेशन क्लास के आगे भागों पर बात करेंगे। देखें।